हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 12 जिसमें मैंने कवर किया है आपका चैप्टर नंबर 13 इंश्योरेंस बीमा। हालांकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है पर हम इसको ट्राई करेंगे कि जितना शॉर्ट हो सके हम इसको समझ सकें और एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कॉमर्स हब, एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग बाय सिमरन अग्रवाल। क्लियर योर बेसिक्स ऑफ कॉमर्स विद मी एंड ऑल्सो गेट अपडेट्स अबाउट स्कॉलरशिप एंड न्यूज रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. चैप्टर नंबर 13 बीमा का परिचय एवं महत्व। इस चैप्टर में इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए पहले मैंने इनको कंक्लूड कर लिया कि इस चैप्टर में हमें रिवाइज क्या क्या करना है। हमें रिवाइज करना है बीमा का अर्थ व परिभाषा, बीमा की विशेषताएं, बीमा की टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली, बीमा का क्षेत्र या प्रकार जिसमें है जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा, उसके भी 5 पॉइंट हैं। उसके बाद है विविध बीमा जिसके 9 पॉइंट हैं। बीमा के कार्य या उद्देश्य, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और सामान्य कार्य। फिर बीमा के महत्व की बात करें तो 4 बिंदु हैं मुख्य, उनके सब पॉइंट्स अलग हैं। व्यक्तियों की दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा उसके बाद अलग टॉपिक है, और बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा, बीमा एजेंट, ये जो 3 टॉपिक हैं ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी क्योंकि इसी में पूरा टाइम हमारा यहाँ पर कवर होने वाला है। बीमा क्या होता है, हम बहुत बार टीवी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि जैसे अभी जब खासकर लॉकडाउन था तो हमने बहुत बार नोटिस किया था, अगर रामायण महाभारत के टाइम आपने एडवर्टाइजमेंट नोटिस किया हो कि अपने स्कूटर का क्या करवा लीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए। वो जो एक एक्सीडेंट वाला एडवर्टाइजमेंट आ रहा था वो क्या होता है, बीमा। बहुत सामान्य शब्दों में खुद को जोखिम से बचाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो बीमा कहलाता है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बीमा को परिभाषित किया है। जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं कि हर चीज़ को अलग मनुष्य अलग अलग तरीके से लिखता है, अलग अलग ऑथर रिसर्चेस करते हैं और फिर अपने कंक्लूजन देते हैं, इसलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें यहाँ पर बोली हैं। जन सामान्य एवं समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से बीमा क्या है, जोखिम से सुरक्षा का उपाय माना गया है। अर्थशास्त्री मानते हैं बीमा के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखकर आर्थिक या व्यावसायिक आधार पर बीमा की परिभाषा दी है उन्होंने। कानूनी दृष्टिकोण वालों ने क्या करा है, इसको एक अनुबंध बताया है। इस प्रकार विद्वानों ने बीमा की उपयोगिता आधारित, प्रक्रिया आधारित और वैधानिक परिभाषा की है। कुल मिला के एक बीमा की इन्होंने क्या करा, बहुत सारे आधार पर परिभाषा दे दी है और हमको एक एक टॉपिक से केवल एक ही परिभाषा लर्न करनी है और मेन हमें जो बेसिक मीन है केवल वो लर्न करके यहाँ पर जाना है। सामान्य परिभाषा, सर विलियम बेवरिज कहते हैं सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। बहुत मतलब बिल्कुल ईजी कर दिया इन्होंने। सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति का आप क्या कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, वो कहलाता है बीमा। सामूहिक रूप से कैसे उठाया जाता है, ये जब कोई विशेषता का पॉइंट आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस परिभाषा के अनुसार किसी एक की जोखिम को जिसे वह अकेला वहन नहीं कर सकता मिलजुल कर उठाना ही बीमा कार्य है। चलिए मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पॉइंट को। देखो, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, बहुत सारे लोगों से बीमा के पैसे लेती हैं, यानी कि इंश्योरेंस के। आप लोगों के पास भी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह होगी, या फिर मदर फादर ने LIC का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो वो करवा रखी होंगी। उसमें क्या होता है, आप हर साल हर 6 महीने में क्या करते हैं, इंश्योरेंस के लिए अपना प्रीमियम देते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो किसी की एक्टिवा क्या हुआ, एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है और उस गाड़ी का इंश्योरेंस है तो उन्हें पूरा कवर मिलेगा जितनी की क्षतिपूर्ति की राशि का दावा इंश्योरेंस कराते टाइम किया गया होगा। अब यहाँ पर मिलजुल कर उठाने का क्या मतलब है, देखो इंश्योरेंस कंपनी का मेन जो मंत्र है वो है एक दूसरे का कष्ट मिलजुल कर सहन करना। इंश्योरेंस कंपनी में एक इंसान तो इंश्योरेंस करवाएगा नहीं, बहुत सारे लोग करवाएंगे। ठीक है, सभी लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट तो होगा नहीं और सभी लोगों को क्लेम भी नहीं करना होगा। अगर 1000 लोगों ने एक्सीडेंट करवाया तो मुश्किल से 10 या 20 लोगों की गाड़ी को क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। मैंने गाड़ी वर्ड इसलिए केवल यहाँ पर फोकस किया ताकि आप आराम से समझ सको। बाकी इंश्योरेंस का जो मेन मकसद है वो मैं आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो। एक ही एक्टिवा, ठीक है, 1000 लोगों ने मान लो एक कंपनी में इंश्योरेंस करवाया और एक्सीडेंट कितनों का होगा, 10 या 20 का। उन 10 या 20 में भी इंश्योरेंस कंपनी सबका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती। इतना इजी नहीं होता अपना क्लेम एक्सेप्ट करवाना, उनकी भी बहुत सारी शर्तें होती हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हैं और कुछ थोड़े बहुत लोगों का जोखिम उठाते हैं। शर्त तो यही है कि वो सब लोगों का जोखिम उठाएंगे, पर ऑफकोर्स ये बात है कि सब लोगों को तो नुकसान नहीं होगा। जॉन मैगी के अनुसार बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर किन्हीं एकाकी व्यक्तियों की जोखिमों को अपने कंधे पर ले लेते हैं। भाई आप तो आपके लिए एक ही पर्सन हो, लेकिन आपकी जोखिम किसने ले ली, बहुत सारे लोगों ने ले ली जिन्होंने उसी एक कंपनी में इंश्योरेंस अपना करवाया है। तो बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर क्या करा, एकाकी व्यक्तियों की जोखिम ले ली।
थॉमस के अनुसार बीमा एक प्रावधान है जो एक विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक अथवा अवश्यंभावी घटनाओं, हानियों या दुर्भाग्य के विरोध करता है। यह जोखिमों को बांटने या फैलाने का तरीका है। सबसे अच्छा है जॉन मैगी वाली, आप याद कर लो, उससे क्या ऑथर का भी नाम याद रहेगा, क्योंकि मैगी सबको याद रहती है और जॉन भी सबको याद रहता है, तो जॉन मैगी, उसकी परिभाषा आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि बीमा जोखिमों को फैलाने का सामाजिक व सहकारी तरीका है जिसमें समान जोखिम से घिरे व्यक्ति अपनी जोखिमों को दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था को हस्तांतरित कर देते हैं अथवा सब मिलकर सामूहिक रूप में इसको बांट लेते हैं। इसके बाद है कार्यात्मक और व्यावसायिक परिभाषा। इसमें जो सबसे इजी परिभाषा है वो है फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई की। आप केवल ये लर्न कर लेना, इस एक से ऊपर परिभाषा इसमें नहीं आएगी, तो यहाँ पर इस जगह कन्फ्यूज होने की ज़रूरत हमें नहीं है। बीमा वह विधि है जिसमें एक समान प्रकार की जोखिम से घिरे व्यक्ति एक सामान्य कोष में क्या करते हैं, अपना अंशदान देते हैं, जिनमें से कुछ दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों की दुर्घटना में हुई हानियों को पूरा करा जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि बीमा एक विधि है, एक मेथड है। समान प्रकार की जोखिम है, भाई एक्टिवा का इंश्योरेंस करवा रहे हो तो केवल एक्टिवा वाले सेगमेंट में होगा, इंसान का इंश्योरेंस करवा रहा है तो इंसान में होगा, किसी बिल्डिंग का है तो अलग बात है, जहाज का है तो अलग बात है। यानी कि समान प्रकार की जोखिम हो गई और सामान्य कोष, यानी कि उन सबका कोष एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक्टिवा वाले को आप कार के साथ मिला दोगे, क्योंकि उनकी क्षतिपूर्ति की जो दावे होते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। कार का एक्सीडेंट होगा तो कम से कम, अगर बड़ा एक्सीडेंट होगा तो 2-3 लाख रुपए चाहिए, एक्टिवा का एक्सीडेंट होगा तो 20-25 हज़ार में भी काम चल जाएगा। तो इंश्योरेंस में प्रीमियम भी उसी हिसाब से पे करना पड़ता है जितने कि आप क्षतिपूर्ति का दावा वहाँ पे कर सकते हो। अनुबंधात्मक वैधानिक परिभाषा ये कहती है, न्यायमूर्ति टिंडाल के अनुसार बीमा एक अनुबंध है। ये हमने पुराने चैप्टर में यानी अनुबंध वाले में भी पढ़ा था, जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल में देता है। क्योंकि हम वहाँ पे क्या बात करते थे, प्रतिफल की बात करते थे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में वो दे रहा है। अब बिल्कुल बेसिक मीनिंग क्या कहता है, बीमा दो पक्षकारों बीमित और बीमाकर्ता के बीच एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रीमियम के बदले बीमित को, बीमाकर्ता कौन होता है, जो कंपनियां बीमा करती हैं वो बीमाकर्ता कहलाती हैं, बीमित को किन्हीं पूर्व निश्चित कारणों से हानि होने पर क्षतिपूर्ति करने अथवा किन्हीं निश्चित घटनाओं के घटित होने पर एक निश्चित अथवा निश्चित की जाने वाली धनराशि के भुगतान का वचन देती है। देखो दोनों कंडीशन है, यानी कि अगर एक तो होता है फिक्स अमाउंट, भाई ठीक है आप हमें 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम दोगे, अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमें आपको पूरे 1 लाख रुपए का क्या करेंगे, आपको क्षतिपूर्ति हम पे करेंगे। तो वो तो हो गई निश्चित। और निश्चित की जाने वाली राशि, मान लो एक बिल्डिंग का बीमा करवाया गया और उसमें आग लग गई, तो जितने का नुकसान होगा उतने की तो क्षतिपूर्ति की जाएगी, ऐसे थोड़ी ना कि पूरे की वो कर देंगे। तो निश्चित की जाने वाली राशि। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बीमा एक सामाजिक और सहकारी व्यवस्था है, सामूहिक रूप से जोखिमों को वहन की विधि है जिसमें समान प्रकार की जोखिमों से घिरे व्यक्ति बीमाकर्ता को कुछ अंशदान देकर एक कोष का निर्माण कर लेते हैं तथा बीमाकर्ता इस कोष से बीमित को बीमा पत्र में उल्लेखित घटना के घटित होने पर घटना से हुई वास्तविक हानि की राशि अथवा पूर्व निर्धारित धनराशि चुका देता है। जो हमने बातें अब तक पढ़ी उसकी का कंक्लूजन इसमें आ गया। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अर्थ और परिभाषा समझ लो, निष्कर्ष याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने बीमा की जो विशेषताएं ली हैं वो केवल 6 ही पॉइंट लिए हैं, सारे पॉइंट 10 पॉइंट है, मैंने 10 के 10 नहीं लिए। 6 पॉइंट इसलिए लिए हैं कि ये पॉइंट्स आपसे 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। और अगर गलती से बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मैथ्स के पेपर के बाद कुछ अनुमान नहीं लगा, जिस तरह अगर मान के चले कुछ भी आ सकता है, तो अगर बीमा की विशेषताएं भी आती हैं तो हम ये 6 पॉइंट्स वहाँ पर ईजिली लिख सकते हैं। तो हमें सारा क्यों पढ़ना है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हार्ड जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। जहाँ 5 घंटे बुक में घुस के बैठे हो ना, 3 घंटे पढ़ो लेकिन स्मार्टली पढ़ो। बीमा जुआ नहीं है। जुआ क्या होता है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ठीक है, लेकिन बीमा में ऐसा नहीं होता। बीमा में क्या होता है, ये हानि से बचने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुआ मनोरंजन का साधन होता है। ये अंतर भी बन सकता है कि बीमा एवं जुए में अंतर बताइए। बीमा एक वैध अनुबंध है जबकि जुए का अनुबंध अधिनियम में वैध घोषित किया गया है। बीमा जनहित के लिए किया जाता है जबकि जुए में जनहित नहीं होता। देखो कुल मिला के उन्होंने बीमा और जुए में क्या किया है, डिफरेंस यहाँ पर किया है। और ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि बीमा और जुए में अंतर कीजिए, आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। अब इसको नॉर्मल समझ लेते हैं, बीमा जुआ क्यों नहीं है। भाई बीमा किसी को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसके बदले आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो
भविष्य में क्षतिपूर्ति होगी तो उसका पैसा आपको मिल जाएगा और आर्थिक रूप से मदद होगी। जबकि जुआ क्या होता है, मनोरंजन का साधन होता है जिसमें या तो कोई हारेगा या कोई जीतेगा, वहां पर किसी को बचाने का उद्देश्य कुछ भी नहीं होता। बीमा दान भी नहीं होता। दान क्या होता है, बिना किसी प्रतिफल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य दान कहलाता है। अगर आप किसी मंदिर में डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, वो बात अलग है कि हम भगवान के आगे प्रे करते हैं, भगवान मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे तो मैं आपके प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो ठीक है, वो पर्सनल आपका एक बहुत डीपली चला गया भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका। लेकिन उसको अगर साइड रखें तो दान वगैरह होता है, उसको बिना प्रतिफल की आशा के ही दिया जाता है। अगर आप गाय को घास खिला रहे हो तो आप गाय से थोड़ी ना कहोगे, मतलब एज अ दान वाली कंडीशन में अगर गाय को आपने घास खिलाई या फिर पैसे वगैरह दिए या फिर किसी और इंसान की आपने हेल्प की, किसी का बच्चा है अगर वो स्कूल नहीं पढ़ पा रहा है, आपने उसकी फीस वगैरह पे की, तो वहाँ पर वो दान है, क्योंकि आपने वहाँ क्या किसी प्रतिफल की आशा वहाँ पे नहीं की है। बीमा दान भी नहीं है, क्योंकि बीमा में प्रतिफल की आशा की जाती है। भाई आप इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों दे रहे हो, कि अगर मुझे भविष्य में हानि होगी तो मुझे मेरा पैसा मिलेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि किसी निश्चित घटना के घटित होने पर आधारित होता है। बीमा दान भी नहीं है, क्योंकि दान बिना किसी वास्तविक प्रतिफल के ही दिया जाता है, जबकि बीमा में वैध और वास्तविक प्रतिफल होता है। बीमाकर्ता बीमे से एक निश्चित प्रतिफल लेता है, जबकि दान लेने वाले को कुछ देना नहीं पड़ता। बीमा एक व्यापार है और दानकर्ता को दान के बदले कुछ आर्थिक लाभ भी नहीं मिलता। ये भी क्वेश्चन है कि बीमा और दान में अंतर कीजिए। शुद्ध जोखिमों का बीमा हमने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बीमा वाला चैप्टर, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। जोखिमें दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध जोखिमें और परिकल्पित जोखिमें। शुद्ध जोखिम होती है जिनमें केवल हानि की संभावना होती है, भाई पता है हमें तो यहाँ पर हानि ही होने वाली है। और परिकल्पित क्या होती है, जिसमें हानि और लाभ की दोनों संभावना होती है 50-50। बीमा केवल भावी शुद्ध हानि से सुरक्षा का साधन होता है, अतः केवल शुद्ध जोखिमों का ही बीमा करवाया जाता है। जोखिमों का विभाजन। बीमा किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था को किसी निश्चित घटना के घटित होने पर होने वाले आर्थिक हानि को सभी बीमित व्यक्तियों में विभाजित करने की युक्ति है। ये घटनाएं परिवार के सदस्य की मृत्यु, सामुद्रिक घटनाएं, चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप। देखो जोखिमों का विभाजन हो जाता है, यानी कि अगर कुछ लॉस हुआ है उसके बदले आपको क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तो जोखिम का विभाजन हो ही रहा है। अगर मान लो आपको जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई और कंपनी को कितने का 50 लाख का नुकसान हो गया, और क्या था उसका उन्होंने बीमा करवा रखा था, तो ऐसे तो उनको पूरा 50 लाख का नुकसान होता है, लेकिन अब कंपनी वहाँ पे क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार है इंश्योरेंस वाली, तो हो सकता है जो उनका बनता हो भाई 30 लाख, 40 लाख, 25 लाख, वो जो भी इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी वो उनको पे कर देगी। तो एक तरीके से जोखिम का विभाजन यहाँ पर हो गया। सहकारी व्यवस्था है, सहकारिता का मूल मंत्र होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, और यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है, क्योंकि एक इंसान अपने लिए इंश्योरेंस करवा रहा है पर देखा जाए तो वो एक ग्रुप में काम कर रहा है, ठीक है। RS शर्मा जी क्या बोलते हैं कि बीमा एक सहकारी व्यवस्था है, बीमा का आधार सहकारिता का सिद्धांत है, अर्थात एक सबके लिए सब एक के लिए। बीमा के अंतर्गत सामूहिक हित के लिए कुछ लोग स्वेच्छा से अंशदान देकर एक कोष का निर्माण करते हैं तथा किसी भी सदस्य को हानि होने पर कोष में से पूर्ति कर सकते हैं। कानून द्वारा नियमन। वर्तमान में प्रत्येक देश में बीमा कार्य का देश की सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। प्रत्येक देश की सरकार बीमा व्यवस्था के संचालन हेतु कानून बनाती है। देखो कोई भी चीज़ संचालित हो रही है तो उसका कानून जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कानून नहीं हो। स्कूल चल रहे हैं कानून है, गाड़ियाँ चल रही हैं उसके भी कानून है, हर चीज़ का हर देश में कानून होता है, क्योंकि जो चीज़ कानून के अधीन नहीं आएगी वो क्या होगी, पूरी तरीके से अनियमित होकर चलेगी। हमारे देश में जीवन बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण अधिनियम तथा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA, ये एक संस्था है जो क्या करती है, बेसिकली बीमा के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि IRDA की फुल फॉर्म बताइए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि के द्वारा बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। जोखिमों का मूल्यांकन। बीमा करने से पहले बीमाकर्ता द्वारा जोखिम की संभावना और जोखिम की राशि दोनों को ही पहले निर्धारित कर लिया जाता है, उसके आधार पर ही बीमित से प्रीमियम लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जिस भी चीज़ का आप क्या करवाने वाले हैं, इंश्योरेंस करवाने वाले हैं, उसको पहले जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसका अनुमान लगाया जाएगा कि अगर भविष्य में हमें हानि होती है तो हमें इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसी हिसाब से प्रीमियम लेगी। एक तो आप इंश्योरेंस करवाओ स्विफ्ट डिज़ायर का, ठीक है, और एक आप करवाने जाओ एक्टिवा का, तो क्या दोनों का सेम प्राइस में इंश्योरेंस होगा? किसी भी हालत में वहाँ पर सेम प्राइस में इंश्योरेंस नहीं होगा। एक्टिवा के इंश्योरेंस में मैक्सिमम कितने लग जाएंगे, 5,000, जबकि डिज़ायर के इंश्योरेंस में जाओगे तो वो कम से कम 10, 15, 20, 25 हज़ार आराम से ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर डिज़ायर का नुकसान होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति भी ज़्यादा होगी, एक्टिवा का नुकसान होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति भी कम होगी। टर्मिनोलॉजी की बात करें, यानी कि बीमा से संबंधित जो शब्दावली थी हमारे पास, बीमाकर्ता कौन होता है? वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है, यानी कि जो बीमा कंपनी होती है वो इसमें आती है। बीमित या बीमाकृत या बीमादार।
बीमा अनुबंध का दूसरा पक्षकार जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है, यानी कि जिसने बीमा करवाया है या जिसका बीमा की विषय वस्तु में हित होता है। बीमित कोई व्यक्ति, फर्म या संस्था, मतलब बीमित तो कोई भी हो सकता है, कि नॉर्मल इंसान, एक बच्चे का भी बीमा करवाया जा सकता है। इसके बाद आपके जहाज, बिल्डिंग, ठीक है, माल अगर समुद्र के रास्ते से जा रहा है, एरोप्लेन के रास्ते से जा रहा है, तो हर चीज का बीमा वहां पे करवाया जा सकता है। प्रीमियम, यह बीमा अनुबंध का प्रतिफल या मूल्य है जो बीमा करता बीमित से प्राप्त करता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस करवाया उससे जो प्रतिफल प्राप्त करती है वो क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। बीमा की विषय वस्तु, जिस जीवन या संपत्ति का बीमा किया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है, यानी कि जिस चीज पर क्या किया जा रहा है? बीमा किया जा रहा है, वो बीमा की विषय वस्तु। जैसे किसी की लाइफ पर किया जा रहा है तो मनुष्य की जिंदगी यहाँ पर क्या हो जाएगी? बीमा की विषय वस्तु। अगर समुद्र में जहाज का किया जा रहा है तो जहाज उसकी विषय वस्तु है। अल्प बीमा, जब किसी भी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि का, मान लो आपको क्या है, आपकी कोई 1 लाख की संपत्ति पर आपने सोचा कि नहीं मुझे इतने का नहीं करवाना, मुझे तो आप 50-60,000 का ही बीमा कर दो, तो अल्प बीमा। अधि बीमा, जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धनराशि का कराया जाता है तो उसे अधि बीमा कहते हैं। बेसिकली ये आपको अधि बीमा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना प्रेफरेंस नहीं देगी कि आपकी संपत्ति 1 लाख की और आपको बीमा 1.5-2 लाख का देकर बैठ जाए। पुनर्बीमा, जब कोई बीमाकर्ता अपने जोखिम को कम करने के लिए किसी दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करवा लेता है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं, यानी कि बार बार जो बीमा करवाए जाते हैं वो पुनर्बीमा, यानी कि रिपीट हो रहा है। सीधे समझ में आ रहा है चीज तो। दोहरा बीमा, जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से अधिक बीमा पत्र क्रय कर लेता है, यानी कि एक इंसान ने क्या करा, अलग अलग कंपनीज में अपना बीमा करवा लिया, और वो सभी कंपनी से क्या है, अपना पैसा उठा सकता है, क्योंकि उसने सबको प्रीमियम पे किया है। बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख है जिसके द्वारा बीमाकर्ता और बीमित के बीच क्या होता है? अनुबंध किया जाता है, यानी कि जो बीमा करवाने पर, इंश्योरेंस करवाने पर आपको रसीद मिलती है या पेपर्स मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीमा पत्र। कालातीत है, ये काला नीत नहीं है, ध्यान रखना, ये कालातीत कर लेना इसको। कालातीत बीमा पत्र वह है जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान यथा समय नहीं होने के कारण बीमित के लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि इंश्योरेंस का पैसा क्या किया गया? प्रीमियम का उन्होंने टाइम पर नहीं दिया। अब जब इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर नहीं दिया तो उसको क्या मान लिया जाता है? उसको रिजेक्टेड ये लोग मान लेते हैं। क्लियर? इसके बाद है एश्योरेंस। इस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है। जैसे मैंने बताया था कि 1 लाख 2 लाख फिक्स है। जीवन बीमा अनुबंधों के लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर मनुष्य के जीवन पर बीमा लिया जाता है तो वहां पर वो एश्योरेंस कहलाता है, क्योंकि मनुष्य को अगर हानि पहुंचती है तो वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि 5 लाख की पहुंची, 10 लाख की पहुंची। वो जैसे ही जब अपना इंश्योरेंस करवाएगा तो ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो जाती है। अगर आपको भी कभी अपने मदर फादर को देखा हो LIC करवाते हुए, तो बोलते हैं कि मुझे 10 साल 20 साल बाद इस LIC से 5 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, तो वो वहाँ पर फिक्स रहता है अमाउंट। इंश्योरेंस, इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है किंतु हानि होना निश्चित नहीं होता। ठीक है, यानी हानि हो भी सकती है और नहीं भी। क्षतिपूर्ति अनुबंध होते हैं अग्नि, समुद्री बीमा। ठीक है, जोखिम किसी अनिष्ट, क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना, संभावना या अनिश्चितता को ही क्या कहते हैं? जोखिम कहा जाता है। बीमा संकट, वे कारण जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि को उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीमा संकट। नाम से पता चल रहा है संकट यानी कि मुसीबत। अब है आपका बीमा का क्षेत्र और प्रकार, यानी कि बीमा किसके क्षेत्र में होता है, कितने प्रकार से करवाया जा सकता है। ऐसा माना गया है कि बीमा का आधुनिक स्वरूप जो देखने को मिल रहा है उसका प्रारंभ 13वीं शताब्दी में हुआ। ये इसकी हिस्ट्री है कि कब से इसका प्रारंभ माना गया है। बीमा की उत्पत्ति और विकास पर नजर डाले तो सबसे पहले माना गया कि समुद्री बीमा होता था, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत ध्यान हो तो पहले समुद्र के रास्ते व्यापार ज़्यादा होता था, क्योंकि रेल वगैरह और एरोप्लेन वगैरह तो बहुत बाद में आए, पहले क्या था? समुद्री ही था। इसके बाद धीरे धीरे अग्नि बीमा, अनेक प्रकार के बीमा प्रचलित हो गए। ठीक है, और अब इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उनको क्या करना पड़ा? टाइटल्स और उसके बाद सब टाइटल्स। तो मुख्य 3 भागों में बांटा है, बीमा की प्रकृति के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर और जोखिम के आधार पर। आपकी बुक में बीमा की प्रकृति के आधार पर इन्होंने फोकस किया है। बीमा की प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो 5 है: जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध बीमा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अगेन मेरी एक सरप्राइज वीडियो है जो 12th RBSC के स्टूडेंट्स हैं, उसको देखना ना भूलें। वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और मेरे अकॉर्डिंग तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो को देखने का आपको जो फ़ायदा होने वाला है वो 22 तारीख से पहले ही होने वाला है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपको मेरी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बीमा, देखो जीवन बीमा में बीमा की विषय वस्तु क्या है? मानव जीवन।
बीमाकर्ता निश्चित प्रीमियम के बदले बीमित को उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को अथवा निश्चित अवधि पूर्ण होने पर बीमित को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। अगर LIC वगैरह सुनिए तो उसमें क्या होता है, आपको यानी कि आपके मदर या फादर हर साल या हर 6 महीने में प्रीमियम चुकाने का भी टाइम पीरियड होता है, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने वगैरह प्रीमियम चुकाते हुए देखा होगा। और ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी LIC जब पूरी होगी तो हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो वहां पर आपको क्या कर दिया गया, अमाउंट फिक्स कर दिया गया, मान लो 2 लाख। क्लियर। और इसके बाद जो अगर जिस इंसान की लाइफ के ऊपर क्या लिया गया है, बीमा लिया गया है, किसी सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना पड़ता और आपको जो भी निर्धारित पैसा टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया है वो उत्तराधिकारी को मिल जाता है। क्योंकि मृत आदमी को तो ऐसा नहीं है ना वो स्वर्ग में जाके देंगे, तो वो किसको दे देंगे, उनके उत्तराधिकारी को। मुख्य उद्देश्य बीमित और उसके परिवार के सदस्य को आर्थिक सुरक्षा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन बीमा का, बीमित और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। मान लो किसी के घर में क्या था, एक ही अर्निंग मेंबर था और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर सदस्यों को दिक्कत आ जाएगी ना खाने पीने की और आर्थिक संकट उनकी फैमिली पर आ जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस का अगर पैसा मिलेगा तो क्या होगा, उनको आर्थिक संकट से उबारा जा सकता है। बीमा कौन करवा सकता है, जिसके जीवन में उसका बीमा योग्य हित हो वो बीमा करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि सांप पर चल रहा है कि कोई इंसान कल या परसों डेथ होने वाली है और उसका बीमा आप करवाने लग जाओ। भारत की मुख्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कोटक महिंद्रा, बजाज आलियांज एक्सेट्रा। ये सब क्या है, भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है वो कंपनीज ये हैं। अग्नि बीमा क्या होता है, अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से संपत्ति को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। नाम से पता चल रहा है अगर कहीं पर आग लगेगी, नुकसान होगा तो बीमा कंपनी पैसा देगी वरना नहीं देगी। यह क्षतिपूर्ति का बीमा होता है, इसमें बीमाकर्ता केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति देता है। अग्नि बीमा सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए करवाया जा सकता है। यह बीमा आग से होने वाले नुकसान के अतिरिक्त कुछ निश्चित परिणामजन्य हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए भी करते हैं, जैसे बीमा दंगों, उपद्रवों, गैस विस्फोट, भूकंप आदि, आंधी, बाढ़ आदि के लिए ये करवाया जा सकता है। आधुनिक औद्योगिक युग में अग्नि बीमा का बहुत महत्व है, क्योंकि देखो आग वगैरह लगना, शॉर्ट सर्किट वगैरह होना नॉट अ बिग डील। तो अगर हम हमारी फैक्ट्री ऑफिस को इंश्योर करवा के रखेंगे तो हमें होने वाले भावी नुकसान से कुछ क्षतिपूर्ति मिलने का एक सेफ जोन रहता है। ठीक है। समुद्री बीमा यानी कि जो समुद्री रास्ते के द्वारा व्यापार होता है उसके लिए अगर जब बीमा करवाते हैं जहाज का तो वो कहलाता है समुद्री बीमा। अब समुद्र के पानी का तो आप बीमा करवाओगे नहीं, समुद्र पे क्या चलता है, जहाज चलता है, सिंपल। समुद्री बीमा विभिन्न सामुद्रिक जोखिमों से जहाज माल और भाड़े की रकम के संबंध में होने वाले क्षतिपूर्ति का बीमा है। और ये ऐसा नहीं होता कि 5-10-20 हज़ार में हो गया, इनका इंश्योरेंस ही 50 लाख, 60 लाख, 100, 1 करोड़ ऐसे होता है, क्योंकि जहाज करोड़ों और अरबों रुपए में बनते हैं, उनके ऊपर फिर माल लोड होता है, वो विदेश में जा रहा है तो वहाँ पर करोड़ों और अरबों रुपए के वो सौदे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हज़ारों में वहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर दो। समुद्री बीमा जहाज में ढोए जाने वाले माल, जहाज के भाड़े आदि का करवाया जा सकता है। समुद्री तूफान आने, जहाज के दूसरे जहाज या चट्टान से टकराने पर होने वाली क्षति के लिए ये सामुद्रिक बीमा करवाया जाता है। समुद्री बीमा में 2 प्रकार के बीमा को सम्मिलित करते हैं। प्रथम है महासागरीय सामुद्रिक बीमा और द्वितीय है अंतरस्थलीय अर्थात देशीय सामुद्रिक बीमा। प्रथम बीमा सामुद्रिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि द्वितीय प्रकार के समुद्री बीमे में उन अंतरस्थलीय जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है जो बीमित तथा क्रेता के गोदाम तक माल की सुपुर्दी लेन देन के दौरान उत्पन्न होते हैं। यानी कि एक तो समुद्र के रास्ते, समुद्र के रास्ते के बाद जो स्टोरेज तक आने जाती है कि आपका जो भंडारगृह वहाँ तक आने के लिए वो बीमा करवाया जाता है। सामाजिक बीमा, इसका उद्देश्य क्या है, समाज के निम्न और बेसहारा वर्ग को आर्थिक सुरक्षा देना। और इस बीमा योजना में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, बेरोजगार, गरीब लोग यानी कि जो मजदूर, कारीगर, रिक्शा चलाने वाले ये सब होते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। बीमार, प्रसूति, वृद्ध लोग आदि इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय आयोग ने सामाजिक बीमा के लिए क्या बोला है, सामाजिक बीमा वह योजना है जो अल्प आय वर्ग के लोगों को अधिकार पूर्वक वह राशि लाभ के रूप में प्रदान करती है जो बीमित, सेवा योजना तथा सरकार के अंशदान से एकत्रित होती है। अब ये लोग ऑलरेडी क्या है, गरीब हैं, ठीक है, यानी कि अर्निंग सोर्सेज है या खुद का शारीरिक जो कहते हैं आवश्यकता पूरी कर रहे हैं वो बड़ी बात हो जाती है। तो बीमा वगैरह जैसी चीज़ों की तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते, तो क्या करती है, इनके लिए गवर्नमेंट कदम उठाती है। ठीक है। सामाजिक बीमा में निम्न प्रकार की बीमा है। पहला है आपका बीमारी का बीमा, ठीक है, उसके बाद है मृत्यु बीमा और असमर्थता बीमा, बेरोजगारी बीमा और वृद्धावस्था बीमा। अगर बीमारी बीमा की बात करें तो नाम से पता चल रहा है इसमें बीमित व्यक्ति के बीमार पड़ जाने पर दवाई, चिकित्सा सुविधा, बीमारी की अवधि में वेतन की क्षति, इन सब की व्यवस्था की जाती है। मृत्यु बीमा, अगर किसी बीमित की क्या है
कार्य के दौरान मृत्यु हो गई तो उसके आश्रितों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से धनराशि प्रदान की जाती है। क्लियर। इस प्रकार नियोक्ता अपने कर्मचारियों का मृत्यु बीमा, ये बेसिकली कौन करवाते हैं, ऑफिस में जो मालिक होते हैं वो अपने नौकरों का करवाते हैं। असमर्थता बीमा, कारखाने वगैरह में देखो दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, कभी किसी का चोट हो जाती है, किसी का हाथ, किसी का पैर, कभी कुछ ना कुछ ऐसी दुविधाएं होती रहती हैं, तो वो क्या होता है, शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करवाया जाता है, असमर्थता बीमा करवाया जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गया है तो वो काम करने के एलिजिबल नहीं रह पाएगा, तो फिर उनकी फैमिली को आर्थिक सहयोग कौन देगा, बीमा ही देगा। बेरोजगारी बीमा, जब कुछ विशिष्ट कारणों से बीमित बेरोजगार हो जाता है तो पुनः रोजगार मिलने तक की अवधि के लिए उनको आर्थिक सहायता देते हैं। जैसे अभी कोरोना-19 में बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब अगर उनका बीमा होगा तो जब तक उनको नई जॉब नहीं मिलती तब तक बीमा कंपनी उनको पैसा पे करेगी। वृद्धावस्था बीमा, इस प्रकार के बीमा में बीमाकर्ता बीमित या उसके आश्रितों को एक निश्चित आयु के बाद क्या करती है, वित्तीय सहायता देती है ताकि वृद्धावस्था में उनको लाभ पहुंचता रहे, क्योंकि ऐसे लोग और नॉर्मली जनरल लोग भी क्या होता है, वृद्धावस्था में काम करने लायक नहीं रह पाते, तो उनको क्या होती है, धन की आवश्यकता अपने सर्वाइवल के लिए होती ही है। इसके बाद है विविध बीमा। देखो विविध बीमा क्या है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे बीमा के टाइप से बढ़ते जा रहे हैं। पहले केवल एक जीवन बीमा होता था, फिर समुद्री अग्नि बीमा, पर अब बहुत सारी जगह बीमा होने लग गया है। तो अब किस सब टाइटल के अंडर में रखा जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उनको एक साथ ही रख देते हैं। मिसलिनियस जैसे एक्सपेंसेस होते हैं अपने, वैसे ही विविध बीमा। शहरीकरण, औद्योगिकरण, स्वचालन और तकनीकी विकास के फलस्वरूप जोखिमों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जोखिमों का विस्तार हुआ है। जोखिम विविधता एवं विस्तार के कारण बीमाकर्ता द्वारा वर्तमान में आवश्यकता आधारित अनेक बीमा योजनाएं, जैसे वाहन का बीमा, मैं स्टार्टिंग से किसका आपको बता रही हूँ, अपनी एक्टिवा कार वगैरह का, तो उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें दो तरह के बीमा होते हैं, एक तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, यानी कि एक आप एक्टिवा लेकर गए बाहर, आपको एक्सीडेंट हो गया और केवल एक्टिवा को क्षति पहुंची तो आपको एक्टिवा की रिपेयर का पैसा कंपनी दे देगी। पर आपने क्या करा, अपनी एक्टिवा से सामने वाले को भी क्षति पहुंचा दी, तो वो कहलाता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो उस पर्सन को जो हानि हुई है उसका पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पर देगी। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो फिर आप पुलिस के चक्कर में पड़ जाएंगे। ठीक है, और भुगतान आपको आपकी जेब से करना पड़ेगा। इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस हमेशा होना ही होना चाहिए। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इस बीमे की दशा में दुर्घटना जैसे मृत्यु, स्थायी आंशिक रूप से असमर्थ होने की स्थिति में बीमित को होने वाली संभावित हानि की पूर्ति का उत्तरदायित्व बीमाकर्ता द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण अयोग्यता होने पर बीमा की संपूर्ण राशि की क्षतिपूर्ति दे दी जाती है। चोरी डकैती बीमा, नाम से पता चल रहा है कि किसी प्रकार की चोरी वगैरह होने के कारण जो भी नुकसान होता है उनकी भरपाई के लिए क्या किया जाता है, चोरी डकैती का बीमा। अब सोचो, कोई सोच सकता है कि चोरी डकैती का भी बीमा होता होगा। पशुधन का बीमा, ये तो फिर भी ज़रूरी है कि पशु में महामारी बीमारी के कारण या फिर अन्य कारण पशु की अगर हानि होती है तो देखो गाँव वगैरह के लोग होते हैं या फिर जो लोग क्या कर रहे हैं, जानवरों के अकॉर्डिंग ही बिजनेस करते हैं, दूध वगैरह का, अगर भेड़ है तो ऊन वगैरह का, वो कैसे अपनी लाइफ चलाएंगे फिर, उनके पास तो कोई साधन नहीं रहेगा। अगर उनका जानवर मर जाएगा तो फिर वो करवाते हैं पशुधन बीमा। फसल का बीमा, भारत तो बिल्कुल एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ तो हर फसल का बीमा होना चाहिए ताकि हमारे किसान क्या करें, सुसाइड ना करें। अगर उनको फसल में लॉस लगता है, ठीक है, तो उनको क्या मिल जाना चाहिए, उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना चाहिए ताकि वो लोग सुसाइड ना करें। अपराध बीमा, इसमें डकैती, लूटपाट, उपद्रव, आतंक, कार्रवाई आदि से सुरक्षा प्राप्त की जाती है। ये कौन लोग करवाते हैं, बेसिकली बैंक, वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्था होती है, जैसे आपने अगर मुथूट फाइनेंस का ऐड देखा हो तो वो कहलाती है वित्तीय संस्थाएं जो पैसों में डील करती हैं। यातायात संस्था, होटल, पेट्रोल पंप और अन्य बीमा। ठीक है, अन्य बीमा मतलब एक तो विविध बीमा दे दिया और विविध बीमा में भी एक पॉइंट ही दे रहा है आपको, अन्य बीमा। तो आप सोचो कि किस नए प्रकार का बीमा करवाया जा सकता है। अन्य बीमा में है साइकिल का बीमा, वैसे मुझे लगता नहीं वो साइकिल का बीमा करवाता होगा, फिर भी अभी कह रहा है तो मान लेते हैं। बैलगाड़ी का बीमा, कुक्कुट बीमा, वायु यात्रा, वन बीमा, सुंदरता का बीमा, अब मतलब लोग अपनी ब्यूटी का भी बीमा करवाते हैं। उद्यमी का बीमा, होटल के ग्राहकों का बीमा। ठीक है, मोबाइल का बीमा तो फिर भी होता है, जैसे अगर आप मतलब ये तो ऑफकोर्स ये मोबाइल का बीमा तो हम लोग भी काफ़ी करवाते हैं। जो अगर अच्छा फ़ोन खरीदेगा लाइक 30-40,000 का, तो वो साल के 1,000 रुपये देने से क्या करेगा, पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, तो मोबाइल बीमा भी यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। अब है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, PSBY। आयु क्या होनी चाहिए इसमें, 18 से 70 वर्ष के लोग करवा सकते हैं। प्रीमियम की राशि कितनी है, साल के केवल 12 रुपये जमा करवाने हैं। इसकी अवधि कितनी होती है, 1 साल की होती है। स्टार्ट कब किया गया, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सन 2015 में। और इसमें क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है, ये केवल और केवल मृत्यु के लिए ही होता है कि अगर 12 रुपये जमा कराओगे
तो जिस व्यक्ति के नाम पे जमा कराएं, अगर वो 1 साल के अंतर्गत मर गया तो 2 लाख रुपए आकर ले जाना, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से ले जाना। और अगर गलती से एक्सीडेंट होने पर वो दिव्यांग हो गए, ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयु 5 से 18 वर्ष होती है। क्षतिपूर्ति राशि कितनी है, 2 लाख रुपए। अवधि कितनी है, 1 वर्ष रुपए। और प्रीमियम राशि है 380 रुपये। इन दोनों की खासियत ये है कि इनके लिए क्या होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और एक बार अगर आपने रजिस्टर करवा लिया तो हर साल वो आपसे केवल रिन्यूअल के लिए पूछेंगे और ऑटोमेटिक उसको क्या कर देंगे, रिन्यू कर देंगे। बीमा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, रीगल और मिलर कहते हैं बीमा का उद्देश्य या कार्य मुख्यतः भावी घटनाओं की अनिश्चितता को कम करना होता है। ठीक है, जैसे हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि भावी भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनिश्चित, भाई हमें फिक्स थोड़ी की घटना होगी ही होगी, नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर गलती से हो जाती है तो फिर उसको फेस करने के लिए क्या होता है, हमारे पास बीमा होता है। बीमा जोखिमों के साथ साथ अनेक कार्यों को भी पूरा कर रहा है। बीमा के उद्देश्यों को 3 भागों में हमने बांटा है, आपको भी इसी प्रकार से बांटकर एग्जामिनेशन में लिखना है। प्राथमिक उद्देश्य है जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। बीमा का मूल उद्देश्य है बीमित की जोखिम को कम करना, हानि की अनिश्चितता को कम करना। ठीक है, देखो किसी भी व्यवसाय की लाइफ में या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जोखिम होती है, उसको कम करने के लिए बीमा हम यूज़ करते हैं। ध्यान रहे कि बीमा के द्वारा किसी व्यक्ति की जोखिम को कम किया जा सकता है, ठीक है, किंतु किसी कार्य विशेष में विद्यमान जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता। आप केवल कम कर सकते हो उसको, और जोखिम को ख़त्म नहीं कर सकते। मान लो अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा लिया गया है तो केवल ये बोला जा सकता है कि अगर भविष्य में इस बिल्डिंग को कुछ हुआ तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं कि वो उसको चिपक के और पकड़ के खड़े हुए इंश्योरेंस कंपनी वाले कि नहीं हम इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होने देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो केवल अनिश्चितता को और हानि को कम कर सकते हैं, जोखिम को ख़त्म नहीं कर सकते। सुरक्षा प्रदान करना, बीमा का उद्देश्य आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी हानि के संभावित अवसरों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। हानि का समय और राशि अनिश्चित होती है। बीमा कंपनी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन ठीक है, बीमा जोखिम को नहीं रोक सकता, लेकिन जोखिम घटने से होने वाली आर्थिक हानि के भुगतान की व्यवस्था पर क्या कर सकता है, वो सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात की, जोखिमों का विभाजन हो गया। सामूहिक रूप से क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे का जोखिम बांट रहे हैं, सब लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, लॉस की थोड़े बहुत लोगों को होंगे तो जोखिमों का विभाजन हो जाएगा। एक काम क्या होता है, जोखिम का मूल्यांकन करना। अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर रही है तो वो पहले ये चेक करेगी कि जिस चीज़ का हम इंश्योरेंस कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू क्या है, हमें कितना पे करना पड़ेगा, इसको कितना लॉस हो सकता है, तो वो जोखिम का मूल्यांकन भी करते हैं। और अनुसंधान करना, ताकि परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बीमा योजना में क्या कर सके, बीमाकर्ता परिवर्तन कर सके। जैसा अगर थोड़े दिन पहले अखबार में एक रिसर्च आया था, अगर जो बच्चे अखबार नहीं पढ़ते ना, तो मेरा मानना है कि 12th के बाद एटलीस्ट आप लोग अखबार पढ़ना स्टार्ट करो, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। थोड़े बहुत दिन पहले का, यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन पहले का सर्वे था कि कोरोना काल में लोगों ने क्या करा, बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस क्लेम किए हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ाएंगी, तो ये किसके द्वारा संभव है, शोध के द्वारा, क्योंकि उनको क्या लगा अचानक से कि यार लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है, अगर ऐसे सब लोग क्लेम करते हैं तो हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे और लोगों को पे कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपने प्रीमियम बढ़ाने की बात वहाँ पर की है। तो ये किसके द्वारा मालूम चला, अनुसंधान, शोध कार्य, और अनुसंधान का इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च के द्वारा। सहायक उद्देश्य हैं आपके, हानि से सुरक्षा के लिए सतर्क करना। बीमा का एक उद्देश्य होता है हानि से सुरक्षित रहने के उपायों से भी अवगत कराना तथा हानियों से सतर्क रखना भी है। बीमा कंपनी समय समय पर बीमितों को उन तरीकों से अवगत कराती है जिससे क्या हो, भविष्य में जोखिम से रक्षा की जा सके। और वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे, लॉसेस ज़्यादा होंगे तो उनको क्षतिपूर्ति के दावे भी ज़्यादा स्वीकार करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है ना कि लोगों को जागरूक ही करते रहो, तो अच्छा है कि नुकसान भी कम हो और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा भी कम देना पड़े। वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, ये क्या करती है, देखो बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस का पैसा इकट्ठा हो गया, अब सब लोगों को तो एक साथ क्षतिपूर्ति करेंगे नहीं वो, तो बीमा कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी, तो वो अलग अलग जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनको क्या करती हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट करती है और उससे वो प्रॉफिट उठाती है, तो उनको क्या हो रही है, वित्तीय सहायता उपलब्ध हो रही है और बीमा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। विकास में योगदान करती है बीमा कंपनियां, कैसे, ये वृद्धि स्तरीय उपक्रम और उद्योगों के विकास में सहायक होती हैं, इनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है, अतः ऐसी दशा में वित्तीय संस्थान उन्हीं उपक्रम और उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिन्होंने संभावित जोखिम के विरुद्ध अपनी क्या कर रखी हो, सेफ्टी कर रखी हो, यानी बीमा ले रखा हो। भाई कोई इंसान किसी में इन्वेस्ट कब करेगा, जब उसको उसकी सिक्योरिटी का क्या हो जाएगा, थोड़ा विश्वास हो जाएगा, तब जाके वो उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करता है।
अगर आपको पता है कि भाई सामने वाली कंपनी ने बीमा ले रखा है, कुछ लॉस भी हुआ तो क्या दिक्कत है, मुझे तो बीमा कंपनी पैसा देगी, आराम से मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसलिए विकास में योगदान, कार्य क्षमता में वृद्धि। बीमा मनुष्य जीवन एवं संपत्ति के विनाश के फलस्वरूप होने वाले दुख हानि के संबंध में चिंता हरण शस्त्र के रूप में कार्य करता है। मतलब इसने कितना बड़ा वर्ड लिखा है बुक में, चिंता हरण शस्त्र, जैसे वो हनुमान जी उतर के आ गए हो। बीमा हमें चिंताओं से राहत दिलाता है। चिंता रहित व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है। सीधी सी बात है, अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, जैसे लॉकडाउन में हर बच्चा टेंशन फ्री था कि कोरोना काल में हमारे बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, और वो बहुत मस्ती कर रहा था, ठीक है, तो आराम से चिल था वो। लेकिन अब एग्जाम हो रहे हैं तो हमें वो तो देने पड़ेंगे ही। पर क्या हुआ, उस टाइम प्रोडक्टिविटी में लोगों की कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य, निर्यात को प्रोत्साहन। बीमा सुविधा के अभाव में निर्यात व्यापार में अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। बीमा सुविधा के अभाव में क्या है, विदेशी व्यापार पहले बहुत कम होता था। भाई देखो, निर्यात कर रहे हो तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, जोखिम उठ जाते हैं कि अगर हम माल निर्यात कर रहे हैं, कि जिसके थ्रू कर रहे हैं, अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया तो माल खराब निकला, रिफंड हो गया तो हम क्या करेंगे, तो इन सब के लिए बीमा करवाया जाता है। बचत का साधन है। इंश्योरेंस केवल ऐसा ही नहीं है कि आपकी डेथ वगैरह के लिए होता है। LIC वगैरह क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स देती हैं, यानी कि आप अभी करवाओ, 10 से 20 साल तक उनमें इन्वेस्ट करते रहो, फिर आपको एक अच्छा अमाउंट बाद में भविष्य में मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, जीवन बीमा लोगों को बचत के लिए प्रेरित करता है। भाई एक तो सेफ्टी की सेफ्टी, और हमारा पैसा भी क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो बचत का साधन। सामाजिक सुरक्षा देना। बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य नहीं लेकिन सामान्य उद्देश्य क्या है, सामान्य लोगों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को ही नहीं बल्कि बीमारी, वृद्धावस्था, गर्भावस्था आदि के समय भी बीमित व्यक्ति को सुरक्षा देना। अब अलग अलग तरीके के जब से बीमा बढ़ने लगे हैं तो हर प्रकार के बीमा के द्वारा भी लोगों को सुरक्षा दी जाने लगी है। विदेशी मुद्रा कोष में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बीमा होता है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो करेंसी भी एक्सचेंज होगी, तो विदेशी मुद्रा कोष में अपने आप योगदान बढ़ेगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में योगदान। यह ग्रामीणों की विविध प्रकार की बीमा, फसल, पशु आदि की क्या करता है, उनको सेफ्टी देता है, उनकी सुविधा प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी इनका योगदान माना गया है। इसके बाद है बीमा का महत्व। बीमा का महत्व एक व्यक्ति या एक परिवार तक ही सीमित नहीं होता, ठीक है, वरन इसका महत्व क्या है, संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में, क्योंकि अब हर चीज़ का बीमा होने लगा है। प्रोफेसर डिनाडेल कहते हैं कि बीमा के महत्व में आधुनिक विश्व में कोई भी व्यक्ति बिना बीमा के नहीं रह सकता। बीमा के महत्व को निम्न शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 पॉइंट थे, तो मैंने उन 5 पॉइंट्स को इस तरीके से ना करके, क्योंकि फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसको प्रेजेंट करने में, मैंने इस अकॉर्डिंग लिख दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट कवर करना भूल गई, और उसके बारे में मैं आपको सीधे यहाँ पे नॉर्मल डिस्क्राइब कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी स्लाइड यहाँ पर दे दूंगी। व्यक्ति की या पारिवारिक दृष्टि से आवश्यकता। बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एक व्यक्ति क्यों इंश्योरेंस करवाता है, ताकि उसको सुरक्षा प्राप्त हो जाए। बीमा का सबसे बड़ा लाभ है कि ये अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा देगा, जिससे किसी विशेष घटना के घटित होने पर बीमित होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षित हो जाता है। बीमाकर्ता बीमित को बीमा पत्र में उल्लेखित कारणों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देता है। जीवन बीमा के द्वारा एक व्यक्ति समय से पूर्व मृत्यु तक तथा वृद्धावस्था के कष्टों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिला के बीमा क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि से इसका महत्व है। मानसिक शांति। बीमा के द्वारा क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है कि भाई अगर हमें कुछ हो भी गया तो हम सेफ हैं, या फिर अगर कुछ मृत्यु ही नहीं, कुछ और भी कंडीशंस खराब होती है तो हमें बीमा कंपनी पैसा देगी। तो लोगों को क्या रहता है, मानसिक शांति बनी रहती है। बचत को प्रोत्साहन, जैसा हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि लोग LIC क्यों करवाते हैं, ताकि बचत को प्रोत्साहन मिले। भाई अगर हम सारा ही पैसा खर्च कर देंगे, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा कहाँ से आएगा। जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन था, लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ नहीं हो रही थी, तो कौन सा पैसा काम में आया, जो ऑलरेडी हमने सेव करके रखा हुआ था वही पैसा काम में आता है। आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन। आर्थिक निर्भरता को ये भी प्रोत्साहन देता है, ठीक है। आर्थिक निर्भरता क्या होती है, यानी कि अपने ही पैसों पर क्या करना, किसी और के सामने ना झुकना। परिवार के मुखिया की मृत्यु, दुर्घटना के कारण कई व्यक्तियों और परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या होती है, खराब हो जाती है, और बीमा क्या करता है, उनको पैसा देता है, तो उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता वापस लौट कर आ जाती है। करों में छूट। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, LIC वगैरह लेने पर करों में छूट भी दे रखी है, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, जो बच्चे BCom में इनकम टैक्स पढ़ेंगे, या फिर जो बच्चे CA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बाद में टैक्सेस पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ पर वो इस चीज़ को समझेंगे। कुर्की से सुरक्षा। कुर्की से सुरक्षा होती है, यानी कि गिरवी के लिए कोई चीज़ रखी थी, गिरवी का पैसा चुका नहीं पाए, तो जिसके पास गिरवी रखा है वो क्या करेगा, उसको नीलाम करने की पावर रखता है, उसको बोलते हैं कुर्की।
तो ये क्या करता है, कुर्की से भी सुरक्षा देता है। किसी व्यक्ति की दिवालिया घोषित होने पर न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है और उन्हें बेचकर ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान भी किया जा सकता है, किंतु जीवन बीमा पत्रों पर प्राप्त होने वाले धन को कुर्क नहीं किया जा सकता। इसके बाद है व्यवसायिक दृष्टि से महत्व। अगेन जोखिमों से सुरक्षा। ठीक है, व्यवसाय को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि व्यवसाय में तो अनलिमिटेड जोखिम होते हैं। चोरी, डकैती, आग लगना, माल का खराब आ जाना, बहुत सारे जोखिम होते हैं जिसके प्रति हमें सुरक्षा देता है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा। महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें तो है महत्वपूर्ण व्यक्ति की हानि से सुरक्षा। नाम से पता चल रहा है महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होते हैं, जो हमारी संस्था के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हो सकते हैं प्रबंधक, हो सकते हैं मुख्य मैनेजर, हो सकता है प्रबंध संचालक, हो सकता है अध्यक्ष, हो सकता है या फिर वो कोई विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है, जिसकी शारीरिक हानि से क्या हो, कंपनी को हानि पहुंचने के चांसेस रहें। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति की हानि से भी सुरक्षा वो लोग बीमा उसके लिए लेते हैं। ठीक है, और साझेदारी संस्थाएं क्या होती हैं, अपने सभी साझेदारों के लिए बीमा करवाती हैं। और नेक्स्ट है हमारा कार्य क्षमता में वृद्धि। बीमा के जरिए क्या होता है, लोगों को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, और जब मानसिक संतुष्टि इंसान को प्राप्त होती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है। साख में वृद्धि। अगर आपकी संस्था बीमित है तो आप लोन वगैरह भी आराम से ले सकते हो, मार्केट में एक अच्छी गुडविल होगी, क्योंकि सबको क्या रहती है, सिक्योरिटी माइंड में रहती है कि ये संस्था बीमित है, इसको कुछ भी लॉस होगा तो बीमा कंपनी पैसा देगी, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी हितों की सुरक्षा। कर्मचारी हित से आशय होता है भविष्य में ग्रेच्युटी, पेंशन, सेवानिवृत्ति, या फिर उनका जब ट्रांसफर वगैरह वगैरह किया जाए। ठीक है, इन सबको बोलते हैं कर्मचारी हित। इस सब के लिए भी क्या करना पड़ता है, बीमा लेना पड़ता है, वरना गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट संस्थान भी अचानक से जब कर्मचारी क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, फिर लीव पर जाते हैं, तो उनको पेमेंट वो कहाँ से करे, तो वो किसके थ्रू करती है, वो बीमा के थ्रू ही करती है। लागतों में कमी। लागतों में भी कमी भी क्या है, इसका एक मुख्य पॉइंट है। किस प्रकार से मुख्य पॉइंट है, देखो बीमा के द्वारा एक उत्पादक क्या करता है, आग, तूफान, विस्फोट, दंगे, चोरी आदि की जोखिमों का बीमा करवा लेता है और बड़ी हानियों से बच जाता है, और कम कीमत पर क्या कर सकता है, फिर वो माल उपलब्ध करवा सकता है। बीमा के अभाव में ये समझ जोखिमें निर्माता को स्वयं उठानी पड़ती है। अगर लॉस हो गए तो फिर कंपनी क्या करेगी, खुद उठाएगी, और खुद उठाएगी तो वो अपनी भविष्य में उत्पादित होने वाली चीज़ों को महंगा कर देगी। इस नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है उनको लेने से पहले मैंने पुनर्बीमा, जब हमने टर्मिनोलॉजी की बात की थी तो एक वर्ड था पुनर्बीमा। ठीक है, एक बार उस पर वापस चलते हैं। वो हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए, तो मैं उसको वापस क्लियर अच्छे से यहाँ पर कर देती हूँ। तो टर्मिनोलॉजी में इसकी स्लाइड ये रही, पुनर्बीमा पॉइंट नंबर 7। देखो पुनर्बीमा होता है जब एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में अपना बीमा करवाया, उस कंपनी को लगा कि जिस चीज़ की हमने बीमा करा है वो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, तो वो क्या करती है, एक और कंपनी से अपना बीमा करवा लेती है। यानी कि ए एक व्यक्ति है जो अपनी बिल्डिंग का बीमा करवाना चाहता है, बी कंपनी है बीमा करने वाली, ए ने बी से क्या करा, अपने सामान का, अपनी बिल्डिंग का बीमा करवाया। फिर बी ने देखा कि ए की बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में है, हो सकता है मुझे इसको क्या करना पड़े, भारी क्षतिपूर्ति राशि देनी पड़े, तो वो सी कंपनी से जाकर क्या करवा लेती है, उसका बीमा करवा लेती है। तो ये कहलाता है पुनर्बीमा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास लास्ट स्लाइड। इसमें हम बात करें तो सामाजिक दृष्टि से महत्व। एज मैंने अभी बताया आपको कि मैं एक पॉइंट लेना भूल गई हूँ, व्यक्तिक मैंने ले लिया है, व्यावसायिक भी ले लिया है, उसके बाद सामाजिक और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय महत्व को मैं यहाँ पर कवर करना भूल गई, बट मैं यहाँ पर जल्दी से आपको वो भी कवर करवा दूंगी। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से महत्व। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व। इंश्योरेंस लेने के बाद लोगों में क्या होता है, मानसिक संतुष्टि बन जाती है, तो पारिवारिकता में भी क्या है, स्थायित्व में वृद्धि होती है। कई बार क्या होता है, भरण पोषण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उससे क्या होगा, सारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, परंतु वहीं बीमित कंपनी अगर पैसा देगी तो क्या होगा, उनकी फैमिली में उथल पुथल मचने की बजाय वो लोग स्थायी रूप से अपना जीवन सुचारू रूप से एक समय बाद चलाने लग जाएंगे। जोखिमों का सामूहिक विभाजन। अगेन वही पॉइंट रिपीट होकर आया है कि यहाँ पर क्या होता है, एक ही जोखिम को अनेक लोग वहन करते हैं। आप तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी में अपना पैसा दे रहे हो, आप तो इकलौते ही हो, पर आप जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है, तो जोखिम का सामूहिक विभाजन वहाँ पर हो गया। सामूहिक बुराइयों की रोकथाम। आर्थिक बुराई, गरीबी के कारण समाज में लोग चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, वेश्यावृत्ति जैसे सामाजिक बुराइयों को अपनाते हैं। बीमा के द्वारा क्या होता है, लोगों को आर्थिक संतुलन प्राप्ति होती है, जिससे कि इन चीज़ों में कमी आती है। जीवन स्तर में सुधार। बीमा क्या करता है, लोगों में बचत की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जिससे क्या है, लोगों का जीवन स्तर आर्थिक रूप से संतुलित रहता है। रोजगार का विकास। ये फिक्स पॉइंट्स है, देखो जब भी समाज की बात आए तो 2-3 पॉइंट हर चीज़ें फिक्स कर लो। जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा में सुधार, रोजगार में सुधार, सामाजिक रूढ़िवादिता में क्या होती है, समाप्ति। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व है राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन। ठीक है, राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी में अगर लोग पैसा जमा कराएंगे अपना थोड़ा थोड़ा भी, तो क्या करती है, लोगों की बचत करने की आदत बन जाती है, और वो बहुत सारी कंपनी से अपना पैसा जमा कराते हैं, तो राष्ट्र में बचत को वृद्धि मिलती है। देश के आर्थिक विकास में सहायक।
देश में बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ खोली, लोगों ने अपना इंश्योरेंस कराया, लोग अपने माइंड को अपने बिज़नेस के लिए सिक्योर होकर बैठ गए, ठीक है? तो बिज़नेस से बिज़नेस यहाँ पर बन रहा है, तो देश का आर्थिक विकास भी यहाँ पर हो रहा है। एक व्यक्ति ने अपने उद्योग की सिक्योरिटी ली, ठीक है? उसने अपनी खुद की सिक्योरिटी ली, सिक्योरिटी लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी खोली, उससे रोज़गार बढ़े। तो ये सब क्या है, अंतर्निर्भर क्रियाएँ हैं जिसके द्वारा क्या हो रहा है, आर्थिक विकास में सहायता हो रही है। अधिक उत्पादकता देखा जाए तो हमने जो पहले पॉइंट में बात की थी वो एक तरीके से ये कि लोगों को क्या करता है, भयमुक्त करता है। लोग बीमा कराकर चिंता मुक्त हो जाते हैं, तो वही वापस कार्य क्षमता में वृद्धि, तो क्या है यहाँ पर भी वही अधिक उत्पादकता, उसका नाम चेंज कर दिया है। वृहद उद्योगों के विकास में योगदान, जितना बड़ा उद्योग होगा उसको क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह को अच्छे से और सिक्योर रख सके। उद्यमिता विकास में योगदान, उद्यमी को अगर कोई नया मार्केट में उद्यमी आया है तो उसको क्या चाहिए, अपने बिजनेस के लिए सिक्योरिटी चाहिए। भाई वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और उसको लगे कि भाई ऑफकोर्स ही बात है ना, नया नया आया तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर उसको मार्केट की समझ नहीं है तो उसको लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, बीमा अवेलेबल है। भाई अगर आपको लॉसेस होते हैं तो बीमा कंपनी देगी, तो नए नए उद्यमी भी मार्केट में आते हैं। फिर है संपूर्ण राष्ट्र विकास। क्लियर? संपूर्ण राष्ट्र का विकास कैसे होगा, ये सभी अंतर्निर्भर क्रियाएं जब लगातार रूप से चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बीमा कंपनियां बढ़ेंगी, ठीक है? तो इससे क्या होने वाला है, ऑटोमेटिक ही एक देश का विकास हो जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय योगदान, जिसमें वह भी इतना मेजर उसका रोल भी नहीं है। और सेकेंड थिंग, उसके पॉइंट्स भी इसी से इंक्लूड यहाँ पर हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सुरक्षा, ऑफकोर्स ही बात है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या होता है, आयात निर्यात होता है, तो उससे सुरक्षा, विदेशी मुद्रा को प्रोत्साहन, ये पॉइंट हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व में लिख सकते हैं। अब 2 पॉइंट बचते हैं इस चैप्टर के, सामाजिक सुरक्षा और बीमा एजेंट। वो मैं मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी थोड़ी देर में, उसमें मैं इंक्लूड कर दूँगी। क्लियर? स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए। एक दिन बचा है और अपना बेस्ट देने का आप ट्राई करें।